हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम सरगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम मृदा की संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि हम इससे जस्ट पहले वाले दो वीडियो में हम बार बार कहते हैं कि किसी भी एक वीडियो में जो है कि मृदा को पूरी तरह समाहित कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं हर टॉपिक को विस्तार से देखने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए हो सकता है और भी दो चार वीडियो आए सिर्फ मृदा पे, तो आप घबराइए नहीं, आपको हर एंगल से हम तैयार करेंगे, क्योंकि आपको छोटे लेवल के लिए नहीं, हम बड़े लेवल के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि बनना है। अगर आपको टारगेट रखना है तो तारा बनने का टारगेट रखिए, चांद तो आप खुद ब खुद बन जाएंगे। आप अगर बड़ा जो एम रखेंगे तो छोटा एम खुद ब खुद आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मृदा की संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर से संबंधित जो जो भी प्रश्न बनता है हम एक एक करके कवर करने का प्रयास करेंगे, और मन मस्तिष्क में आप प्रश्न तैयार कीजिए और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितने जानकारी वाले हो गए हैं। तो हम भी उसी कड़ी में देखते हैं, मन मस्तिष्क में प्रश्न तैयार करते हैं, उसका जवाब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप खुद ब खुद देखते हैं कि सब कुछ आपको लाइव की तरह हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है इस वीडियो में या क्या इस टॉपिक में कि मृदा की संरचना क्या है, या मृदा की संरचना किसे कहते हैं। आप जवाब देख पा रहे हैं कि मृदा के विभिन्न कण, पिछले वीडियो में हमने मृदा कण पे एक वीडियो बनाया है, पूरा उसी पे फोकस किया है, आप वो देखकर समझ सकते हैं मृदा के कण। तो मृदा के विभिन्न कण कौन, चिका, गाद, बालू, रेत इत्यादि, जिस क्रम और व्यवस्था में संगठित होकर मृदा का निर्माण करता है उसे मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये चीजें ही हमने यहां लिखा है, मृदा के विभिन्न कण, चिका, रेत, गाद इत्यादि जिस क्रम या व्यवस्था में संगठित होकर मृदा का निर्माण करता है उसे मृदा संरचना कहते हैं। यहां तक तो आई होप कि समझने में परेशानी नहीं होगी। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह याद रखना है, आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि मृदा की संरचना किसे कहते हैं। तो माइंड में चीजें दो बातें याद रखनी है, क्रम और व्यवस्था। ठीक है, विभिन्न कण, चूंकि मृदा का निर्माण हो रहा है तो मृदा के विभिन्न कण जिस क्रम या व्यवस्था में संगठित होकर, ये चीजें आपको याद रख लेना है, क्रम और व्यवस्था। बाकी अपने से जैसे परिभाषा बनाना है बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये मृदा की संरचना क्यों आवश्यक है। प्रश्न ये भी तो उठ सकता है, इनका क्या जरूरत है हमें जानने की। तो दोस्तों जानने की जरूरत है, मृदा में ये जो प्रभाव डालता है यह मुख्यतः दो प्रभाव डालता है, या इससे डायरेक्ट जो प्रभावित होता है मृदा के अंतर्गत दो चीजें, एक तो होता है वायु और दूसरा होता है जल। मृदा के अंतर्गत ये वायु और जल को ज्यादा प्रभावित करता है। ये मृदा और जल को जो है एक निश्चित अनुपात प्रदान करता है। वायु और जल की मात्रा को जो यह नियंत्रित करता है, मृदा और जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसका और क्या प्रयोग होता है या क्यों जरूरत है, मृदा के अंतर्गत वायु और जल को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा के अंतर्गत वायु और जल को नियंत्रित कौन करता है। तो अभी जस्ट परिभाषा में आप देख रहे हैं कि मृदा की संरचना इसको प्रभावित करता है, उसको नियंत्रित करता है। इसके क्या जरूरत है, वायु और जल की क्या आवश्यकता है मृदा के अंतर्गत। अब एक एक करके बात करें। वायु और जल का मृदा में बहुत सारा काम है, लेकिन इसका मुख्यतः तीन काम गिना जाता है। वायु और जल का मृदा के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उसमें तीन प्रमुख कार्य गिने जाते हैं। कौन कौन सा, पहला देख लीजिए, बीजों का अंकुरण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जल का श्वसन,
और तीसरा प्रमुख कार्य है इसका जीवाणु की गतिविधियां। ये तीन प्रमुख कार्य वायु और जल का है मृदा के अंतर्गत। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है, आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग होने की जरूरत नहीं है, ये जानकारी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई भी जानकारी आपको अधूरी नहीं रखना। तो फिर से रिपीट करते हैं, मृदा संरचना मृदा के अंतर्गत मुख्यतः दो चीजों को वो नियंत्रित करता है, एक वायु को, दूसरा जल को, ठीक है। और यह दोनों मुख्यतः तीन कार्य करता है मृदा के अंतर्गत। क्या? बीजों का अंकुरण। मृदा के अंतर्गत जब आप बीज डालते हैं तो उसके अंकुरण में किसका योगदान होता है? यही वायु का और जल का। अब आगे भी हम बात करेंगे ये कैसे पाया जाता है जमीन के अंदर, ठीक है। मृदा और जल वायु और जल मृदा के अंतर्गत मुख्यतः तीन कार्य करता है। बीजों का अंकुरण, जब आपने बीज डाला, हम बीज डालते हैं जमीन के अंदर, वो अंकुरित होता है, तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित करता है उसको? वायु और जल, क्योंकि इन दोनों की अनुपस्थिति में तो उनका अंकुरण बेकार ही है, वो सूख जाएगा। दूसरा क्या करता है? अंकुरित हो गया, वो बीज से पौधा बन गया, छोटा पौधा बन गया, तो उनका जड़ तो जमीन के अंदर है, शाखाएं ऊपर है, तो जड़ का शोषण, उनको भी श्वसन चाहिए, उनको पोषण चाहिए, तो वो कौन देता है? वायु तथा जल देता है। और तीसरा क्या करता है? जो है कि मृदा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, उनकी विभिन्न गतिविधियों को यह प्रभावित करता है। ये जीवाणु में क्या आता है? जीवाणु में हो क्या किया? विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हो गए। तो मुख्यतः ये तीन हो गए इनके कार्य। ये चीजें आप ऐसे ही याद रख लीजिए, रटने की यहां जरूरत नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस बीजों के अंकुरण और जड़ के श्वसन में, आप जड़ के श्वसन और इनका समझ लेने के बाद अब हम जानते हैं कि मृदा के अंतर्गत ये वायु और जल क्या है, इसको हम समझते हैं। वायु, सॉइल, एयर, या इसको आप कह सकते हैं मृदा वायु। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्लियर? मृदा वायु या सॉइल एयर, ये कैसे पाया जाता है जमीन के अंतर्गत या मृदा में? वायु होता कैसे है मिट्टी के अंतर्गत? अब प्रश्न उठ सकता है कि ये मिट्टी के अंदर वायु कैसे? हवा में, ये खुले आकाश में तो वायु है, समझ में आता है, मृदा के अंदर वायु कैसे पाया जाता है? तो जान लीजिए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसको आप नंगी आंखों से नहीं भी देख सकते। उनसे लेकर बड़े बड़े बोल्डर तक का हमने सफर तय किया। तो यहां भाई उसी को हम देखते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक कण दूसरे कण के निकट होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कण है, क्योंकि बड़ा करके हम लिख रहे हैं, दूसरा कण ये है, तीसरा कण, इस तरह सारे कण मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मृदा है, ये विभिन्न प्रकार के कण है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे मृदा का कण आपको ऐसे ही दिखेगा। तो ये हो गया, उनको बड़ा करके हमने देखे, ये सारे कण मिलकर मृदा का निर्माण किया। अब एक चीज गौर कीजिए, ये जो दो कण है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं। इनके बीच वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं खाली, इस खाली जगह में क्या पाया जाता है? दो कण एक जगह है, आप ऐसे समझिए, दो व्यक्ति एक साथ है, सट जाए, या चलो उसको भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये उंगली को सटाइए, इन दोनों उंगली के बीच वाला हिस्सा में क्या आपको कुछ भी नहीं दिखेगा? इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। कितना आप सटा देंगे तो बीच में आपको एयर जरूर पाया जाएगा। अब एयर को निकाल दीजिए तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एयर बचेगा, ठीक है। तो वही चीजें है, इन दोनों कणों के बीच जो पाया जाता है वो वायु तथा जल पाया जाता है। ये बीच में क्या पाया जाता है? वायु प्लस जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायु और जल। इसका काम क्या है? ये चीजें आपने देख ली। अब वायु जो है कि वह दो रूपों में पाया जाता है मृदा के अंतर्गत। एक तो वह स्वतंत्र रूप से होता है और दूसरा वह जल में घुला हुआ रहता है।
क्या रहता है? वायु मृदा के अंतर्गत दो रूपों में होता है, ठीक है। एक तो वह स्वतंत्र होगा, दूसरा जल में घुला हुआ रहेगा, जल में घुला हुआ रहेगा मृदा के अंतर्गत, ठीक है। जो स्वतंत्र रहेगा और घुला हुआ रहेगा, अब यहीं तक आप भूल जाइए। अब सिर्फ हम वायु शब्द की बात करेंगे। ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि मृदा के अंतर्गत वायु दो रूपों में पाया जाता है। एक तो वह स्वतंत्र है, जल में मिला हुआ नहीं है, या वह जल में घुला हुआ है। क्योंकि दो ही चीज है, या तो दोनों अलग अलग होगा या तो दोनों मिला हुआ होगा, ये तो हो सकता है। अब यहां तक जानकारी के लिए अब आगे बढ़िए, सिर्फ हम वायु शब्द की चर्चा करेंगे। वायु शब्द आया तो वायु में क्या पाया जाता है? मृदा के अंतर्गत जो वायु है, वायु में क्या पाया जाएगा? तो जानकारी के लिए जान लीजिए, इस वायु में वो कई चीजें पाई जाती हैं। जो वायु के घटक है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बात करेंगे, फिर भी हम सिर्फ अगर हम मृदा वायु को हम समझा रहे तो इसमें जान लीजिए, मृदा वायु में, मृदा में जो वायु है उसमें कई घटक शामिल होते हैं, वो कई रूपों में होता है। पहली बात जो सबसे बड़ा है, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए, ऑक्सीजन। जो हवा में प्रमुख घटक है, वो चीजें जमीन के अंदर भी चली जाएगी। तो उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और क्या होगा? नाइट्रोजन। और क्या होगा? CO2 इत्यादि गैस पाया जाएगा, वो मृदा के अंतर्गत पाया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि स्वतंत्र। अब ये चीजें स्वतंत्र भी हो सकता है, वायु में घुला हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें इतना ही जानना है। और ये वायु क्या करता है? बीजों के अंकुरण में मदद करता है, उसके जड़ के शोषण में मदद करता है, और जो जीवाणु है उसकी गतिविधियों में मदद करता है। ये चीजें हो गया सॉइल एयर यानी मृदा वायु पे। अब उसी तरह आते हैं सॉइल वाटर। क्या आता है? सॉइल वाटर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? मृदा जल, ठीक है। मृदा जल वही चीज होता है कि विभिन्न प्रकार के कण, जो मृदा के जो है दो कणों के बीच जो खाली जगह होता है, उसमें जो है वायु तथा जल पाया जाता है। तो क्लियर है, वायु तो क्लियर हो गया, जल भी पाया जाता है। अब मृदा में हर जगह समान रूप से ये चीजें, एक चीज और जान लीजिए, वायु और जल मृदा में हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाता है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा पाया जाता है। तो वायु तो चलो क्लियर हो गया। जल जो है कि मृदा के अंदर समान रूप से नहीं पाया जाता, कहीं पे वो जीरो होता है, कहीं पे जल जमाव की स्थिति होती है, जल जमाव की स्थिति होती है। तो क्लियर हो गया, मृदा के अंतर्गत जल हर जगह समान नहीं होती है, कहीं पे वो बिल्कुल सूखा होगा, जल बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे इतना जल होगा, जल जमाव, जिसे आप तालाब कह दीजिए। जल के अंदर चूंकि जल जमाव की स्थिति में ही तो हम भूमिगत जल का शोषण करते हैं, सिंचाई वगैरह सब में हम उनका उपयोग करते हैं। वहां उतना नहीं जाना है, सिर्फ इतना जान लेना है, मृदा के अंतर्गत जल हर जगह समान रूप से नहीं पाया जाता है, वह जीरो से लेकर जल जमाव तक की स्थिति में होता है। अब मृदा जल का क्या काम है? मृदा जल का सेम यही काम है जो हमने यहां पे देखा, वायु तथा जल में बीजों का अंकुरण, जल का शोषण और जीवाणु की गतिविधियों में यह प्रभावित करता है उसको। तो ये चीजें हो गया वायु तथा जल का, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जो और भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम जान लेते हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मृदा परिच्छेदिका, या इसको कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा परिच्छेदिका क्या है या सॉइल प्रोफाइल क्या है। तो जान लीजिए, मृदा के ऊपरी सतह से, इनका जवाब बता रहे हैं, मृदा के ऊपरी सतह से लेकर मूल चट्टान तक को समग्र रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इतना ही जानना है सिर्फ इसमें। मृदा का ऊपरी सतह से लेकर
मूल चट्टान को समग्र रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। क्लियर? और ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उनका जवाब में यही होगा। अब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न को किसी तरह से भी पूछ सकता है। मृदा परिच्छेदिका क्या है? ऊपरी सतह से लेकर मृदा का निर्माण जिस मूल चट्टान से हुआ है, यह मूल चट्टान शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। मूल चट्टान पे हमने विस्तार से बात किया है, भारत के मृदा नामक, जो इससे जस्ट पहले जो है कि तीसरा वीडियो, इससे जस्ट पहले तीसरा वीडियो कह सकते हैं, यह तीसरा वीडियो है और इसका पहला जो टॉपिक है भारत की मृदा संबंधित नामक जो वीडियो है उसमें मूल चट्टान। अब इस संस्तर जो है ये एक संस्तर बनाता है, मृदा की ऊपरी सतह और मूल चट्टान मिलकर एक संस्तर बनाता है। क्या बनाता है? मृदा संस्तर। ये इस तरह समझिए, ये मान लीजिए ऊपरी सतह क्या हो गया? ये ऊपरी सतह हो गया, ऊपरी सतह हो गया। क्लियर? ये क्या है? यहां पे मूल चट्टान है। क्या है? मूल चट्टान है। इसको समग्र रूप से ये सारा मिलकर क्या बनाता है? मृदा संस्तर। ऊपरी सतह से लेकर मूल चट्टान को का जो एक मृदा संस्तर है उसको ही समग्र रूप से जो है कि सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। अब मृदा संस्तर जो है ये थोड़ा जो है कि क्लिष्ट है, इस पे भी एक वीडियो बनाया जाएगा जो इससे आगे आने वाले समय में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझिए, ऊपरी सतह से लेकर मूल चट्टान जिससे इस मृदा का निर्माण हुआ उसको समग्र रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अब तो आई होप कि आपको मृदा परिच्छेदिका समझ में आ गया होगा। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है? आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं मृदा संरचना में अगली कड़ी आ जाता है मृदा अम्लीयता, सॉइल एसिडिटी। एसिडिटी शब्द आप समझ रहे हैं, मनुष्य को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना? उस पर कभी हम साइंस में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। फिलहाल सिर्फ मृदा अम्लीयता या सॉइल एसिडिटी पे हम बात कर लेते हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, मृदा संरचना। तो इसमें यह जानते हैं कि मृदा अम्लीयता होता क्या है। तो इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है दोस्तों अम्लीयता शब्द, अम्लीय शब्द जुड़ा है। इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, मृदा में मुक्त हाइड्रोजन आयन यानी H+ का संकेंद्रण मृदा अम्लीयता कहा जाता है। ये जो चीजें जानना है आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मृदा की अम्लीयता क्या है। ऑब्जेक्टिव में 4 रहेगा ऑप्शन, उसमें एक ये रहेगा मृदा में मुक्त हाइड्रोजन आयन का संकेंद्रण। क्लियर? बस इसमें इतना ही जानना है, मृदा अम्लीयता। और जो दूसरी बात है जानना, परिभाषा ये हो गया, आप इनको जिस भी तरह चाहे बना सकते हैं। मृदा में पाए जाने वाले मुक्त हाइड्रोजन आयन के संकेंद्रण को मृदा की अम्लीयता या सॉइल एसिडिटी कहा जाता है। ये चीज हो गया, आप परिभाषा खुद बना लीजिए। अब मृदा की अम्लीयता को किसमें मापा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। मृदा की अम्लीयता को पीएच मान में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, मृदा की अम्लीयता को मापा जाता है किसमें? कोई तो माप होगा, तो वो मापा जाता है दोस्तों पीएच मान में। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका तैयार हो गया। मृदा की अम्लीयता को किस माप से में मापा जाता है या किस मान में मापा जाता है? तो वो माप होता है पीएच माप। अब पीएच, आप अगर साइंस के विद्यार्थी हैं आप समझ रहे होंगे, पीएच माप या अम्लीयता जो है, पीएच माप की संख्या कहां से कहां तक होती है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पीएच का जो मान होता है दोस्तों वह 1 से लेकर
14 तक होता है। पीएच का मान कहां तक होता है? 1 से लेकर 14 तक। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। हर चीज आपको रटना नहीं है, दिमाग में बैठा लेना है। पीएच मान 1 से लेकर 14 तक होता है। इसी आधार पे मृदा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पीएच मान के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पीएच मान के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए आराम से आपको याद हो जाएगा, एकदम माइंड फ्री करके चलना। याद तो हो गया? पीएच आधार पर मृदा के 3 भाग। हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहला होता है भाग अम्लीय मृदा, दूसरा होता है उदासीन, और तीसरा होता है क्षारीय। पीएच मान के आधार पर मृदा के 3 भाग या 3 भागों में बांटा गया। अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा, क्षारीय मृदा। अब ये चीजें आप साइंस में भी सेम चीजें देखते हैं। चूंकि मृदा हम पढ़ रहे हैं तो उसमें मृदा शब्द लगा देना है। अब इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अम्लीय शब्द को कहा जाता है एसिडिक, एसिडिक मृदा। उदासीन को कहा जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। और क्षारीय को कहा जाता है एल्कालाइन। तो ये चीजें 3 नाम हो गया। अब देखते हैं कि इनकी परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, या उदासीन मृदा किसे कहते हैं, या क्षारीय मृदा किसे कहते हैं, तो तीनों की परिभाषा आपको ये 1 से 14 के अंतर्गत ही लेना है। आप इनके परिभाषा में आप कह सकते हैं जिस मृदा में अम्लीयता की मात्रा या पीएच मान, ऐसे कह सकते हैं, जिस मृदा का पीएच मान 1 से लेकर 6 तक, क्लियर? ये पीएच मान है 1 से लेकर 6 तक हो, यानी 7 से कम। अब जैसे भी बोल सकते हैं जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम यानी 1 से 6 तक हो, उसको अम्लीय मृदा कहा जाता है। आप 7 से कम चूंकि कंफ्यूज कर जाएगा, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी 7 नहीं हो सकता, 7 से नीचे ही रहेगा, वो अम्लीय मृदा हो गया। और उदासीन मृदा, उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है? जैसे 7 को छुआ वो मृदा हो जाएगा उदासीन, न्यूट्रल, कुछ नहीं, ना इधर के ना उधर के। तो दुनिया में जो उदासीन व्यक्ति होता है वो ज्यादा सुखी होता है, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। और क्षारीय मृदा जो है उसका पीएच मान जो है वो 7 से ज्यादा यानी 8 से लेकर 14 तक, यानी इसको आप कह सकते हैं 7 से अधिक। आप देख रहे हैं इधर 6, इधर भी 9 हो गया, 6 7 और इधर क्या होगा 8 से लेकर 14, 8 6 14, टोटल कितना हो गया 7। तो ये 2 चीजें, तीनों परिभाषा हो गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं? जिस मृदा का पीएच मान 1 से लेकर 6 तक यानी 7 से कम होता है उसको अम्लीय मृदा कहा जाता है। जिस मृदा का पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन मृदा कहा जाता है। और जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक यानी 8 से लेकर 14 तक होता है उसको क्षारीय मृदा कहा जाता है। आपको तो आराम से याद हो गया होगा। अब और चीजें जो इसमें जानना है वो चीजें ये जानना है कि अम्लीय मृदा का इलाज कैसे किया जाता है, क्षारीय मृदा का इलाज कैसे किया जाता है। मतलब मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उदासीन है तो वो उदासीन है, और क्षारीय मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जान लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं, लाइम, ठीक है? मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। वही क्षारीयता का जो है मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए हम जो है दोस्तों जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करते हैं।
क्लियर हो गया? क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग, अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग। अब आपसे प्रश्न जो है कि थोड़ा पलट कर पूछ सकता है कि मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में, ठीक है, मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चूंकि आप देख रहे हैं कि अम्लीयता के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया, अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा और क्षारीय मृदा। तो इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें सारे आएंगे ना, क्योंकि अम्लीयता के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया। अब उनका जो भी पार्ट सही करने के लिए जिसका भी प्रयोग किया जाएगा वो सम्मिलित रूप से इनका हो जाएगा। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। तो मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चूना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, चूना प्लस जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मृदा की अम्लीयता और मृदा की संरचना, आप सॉरी अम्लीयता तो हुई है, मृदा की संरचना से संबंधित ये सारे प्रश्न आते हैं। इनसे बाहर आई होप कि कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि उनके लिए अलग से हमको वीडियो बनाना है तो हम जरूर बनाएंगे, और अगर हमें कमेंट का जवाब देके ही लग जाएगा कि हो जाएगा तो हम वैसा भी करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझने में परेशानी होती है तो 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए। आई होप कि आपको पूरी तरह वीडियो समझ में आ जाएगा। और बार बार तो हम नहीं करते दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों में जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि यह परिवार जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा एंजॉय होगा। क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत आप कर दीजिए, यह परिवार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मुहैया करा रहे हैं कि आप भी जीवन में सफल होइए, आप भी जीवन में आगे बढ़िए। अगर आप नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हिंदी व्याकरण पर संपूर्ण रूप से अध्ययन हमने प्रस्तुत किया है, जो प्लेलिस्ट के रूप में है, जो आपको हर एंगल से मददगार साबित होगा। हिंदी बेस्ड जो भी एग्जाम होता है, हिंदी आधारित जो भी प्रश्न होता है, हर परीक्षा में आपको वो मददगार साबित होगा, चाहे वो प्री हो, मेन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, वो सब चीजें आप देख पाते हैं। और ये हम भारत का भूगोल पे आगे बढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल समाप्त होगा, उसके बाद विश्व का भूगोल है, और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट में सब पे एक एक करके आगे बढ़ूंगा और हर तरह से आपको मैं सशक्त बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।